अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारे एमसीक्यू सीरीज़ की जो लेक्चर है उसमें हमारे पास एमसीक्यूज़ में क्वेश्चन नंबर 1 है। द मिनिमम नंबर ऑफ मोल्स आर प्रेजेंट इन। ऑप्शन ए है 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ मीथेन गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, बी है 5 डेसीमीटर क्यूब ऑफ हीलियम गैस, सी है 10 डेसीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड डी है 22.4 डेसीमीटर क्यूब ऑफ क्लोरीन गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। मींस कि हमने मालूम करना है कि इन चारों में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ मोल्स हैं। इसके लिए सिंपल सा हमें फार्मूला यूज़ करना है विच इज़ नंबर ऑफ मोल्स जो है n इज इक्वल्स टू v ओवर 22.4 डेसीमीटर क्यूब एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर वाला। अब नंबर ऑफ़ मोल्स हमें निकालने हैं, तो अगर ऑप्शन ए का हम देखें तो 1 डेसीमीटर क्यूब हम वी के में डालेंगे और 22.4 से करेंगे डिवाइड, तो आंसर आएगा 0.0446 मोल्स। हीलियम का देखते हैं, 5 डेसीमीटर क्यूब से हमने डिवाइड किया, 0.223 मोल्स आया। फिर हम हाइड्रोजन गैस का देखते हैं, 10 डेसीमीटर क्यूब से किया, 0.446 आया। और ऑप्शन डी का हमने देखा 22.4 डेसीमीटर क्यूब से हमारे पास 1 मोल आ जाएगा। मींस कि हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है मिनिमम नंबर ऑफ़ मोल्स हमारे पास आते हैं 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ मीथेन गैस में। अब ये आपके पास फार्मूला है और इसमें आपके पास इतना वक्त नहीं होता एमसीक्यूज़ में कि सारी बैठकर कैलकुलेशंस करें, तो सिंपल से आपने ये फार्मूला याद रखना है। और अगर आप देखेंगे इस फार्मूले में अगर 1 डेसीमीटर क्यूब आप पुट करेंगे तो आपके पास 0.446 आएगा। फिर जाहिर है जैसे अगर आप वॉल्यूम बढ़ाते जाएंगे इसी तरह से आपके पास नंबर ऑफ़ मोल्स भी बढ़ते जाएंगे। तो इसीलिए आप सिर्फ ये फार्मूला याद कर लें और उससे आप फिर आराम से जो सब के हैं कैलकुलेशंस आप जहन में कर सकते हैं और आपका जल्दी से जवाब आ जाएगा विच इज़ द 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ मीथेन। और इस फार्मूले की कैलकुलेशंस वगैरह इसके एक्सप्लेनेशन जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, वो मेरा एक लेक्चर है, उसमें आप चेक कर लीजिएगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, नंबर ऑफ़ एटम्स इन 60 ग्राम्स ऑफ कार्बन इज़। ऑप्शन ए है 3.01 इंटू 10⁻23, ऑप्शन बी है 3.01 इंटू 10⁻24, सी है 6.02 इंटू 10⁻23 एंड डी है 6.02 इंटू 10⁻24। इसमें हमारे पास करेक्ट आंसर है 3.01 इंटू 10⁻24 विच इज़ बी ऑप्शन। अब इसको किस तरह से आपने करना है कि इसमें नंबर ऑफ़ एटम्स हमने मालूम करने 60 ग्राम्स ऑफ कार्बन में। इसके लिए हमारे पास हमें पता है कि कार्बन का जो एटॉमिक वेट है विच इज़ द 12, और नंबर ऑफ़ उसके मोल्स अगर हम निकालेंगे उसके तो हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल्स आ जाएंगे 60 इंटू 12, 60 डिवाइडेड बाई 12। ये हमारे पास फॉर्मूला है नंबर ऑफ़ मोल्स मालूम करने का। फिर इस नंबर ऑफ़ मोल्स में से हम नंबर ऑफ़ एटम्स को अगर हम कैलकुलेट करेंगे, जो हमारे पास फार्मूला है 1 मोल इज इक्वल्स टू एवोगैड्रोस नंबर के हिसाब से 6.022 इंटू 10⁻23। 5 मोल्स का अगर हम करते हैं तो 6.5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, तो 5 6 30 हो जाता है। तो हमारे पास आंसर आएगा 30 में 30 इंटू 10⁻23 वाला रेस्ट टू पावर के हिसाब से अगर हम करेंगे। मगर हमें पता है कि हमारे पास आंसर जो हमें बिल्कुल सिग्निफिकेंट फिगर्स के हिसाब से लिखना होता है, स्टैंडर्ड जो उसकी नोटेशंस होती हैं उसके लिए हम डेसिमल पॉइंट को इस तरफ ले जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 3.01 इंटू 10⁻24 विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 है, एन एग्जाम्पल ऑफ बाइडेंटेंट लिगेंड अमंग द फॉलोइंग। अब इसमें बाइडेंटेंट लिगेंड हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं? ए है हाइड्रोक्सो आयन है, फिर बी है हमारे पास ऑक्जेलेटो, सी है क्लोरो, डी है साइनो। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑक्जेलेटो आयन, इसलिए कि हमें इन्होंने पूछा है बाइडेंटेंट लिगेंड का। बाइडेंटेंट लिगेंड आपको पर सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि बाइडेंटेंट लिगेंड क्या होता है। बाय का मतलब होता है टू, और डेंटेंट का मतलब होता है डेंटिसिटी उसकी 2 हो, मींस कि वो दो तरफ से ग्रैब करे मेटल एटम को। तो ये ऑक्सीलेटो आयन जो है कॉम्प्लेक्स बनाया ऑक्सीलेटो आयन ने। आप ये देखें इसमें ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, इन्होंने मेटल एटम को ग्रैब किया हुआ है दोनों साइड से।
इसीलिए हम इसको बाइडेंटेंट कह सकते हैं। बाकी आप क्लोरो, साइनो, हाइड्रोक्सो को देखेंगी तो इनका वन साइड है जिसको हम मोनोडेंटेंट लिगेंड में काउंट करते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास बी, विच इज़ ऑक्सीलेटो आयन। क्वेश्चन नंबर 4 है ऑक्सीडेशन ऑफ मैंगनीज इन एयर गिव्स द फॉलोइंग ऑक्साइड। कौन कौन से हैं? ए है मैंगनीज ऑक्साइड, बी भी MnO3 है, सी है Mn2O3, डी है Mn3O4। अब ऑक्सीडेशन हमारी अगर मैंगनीज के साथ होती है तो करेक्ट आंसर है हमारे पास डी, विच इज़ मैंगनीज Mn3O4। इसमें आपने देखा होगा आपके पास है कि ऑक्सीडेशन में हमारे पास मैंगनीज के अगर 3 मोल्स हम 2 ऑक्सीजन के मोल के साथ अगर ऑक्सीडाइज करेंगे तो हमारे पास आंसर रिएक्शन आता है Mn3O4। तो हमारे पास डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है अ हाईली पैरामैग्नेटिक आयन अमंग द फॉलोइंग। हाईली पैरामैग्नेटिक आयन कौन कौन से हैं हमारे पास? Fe+2 फेरस आयन है, या Fe+3 फेरिक आयन है, कोबाल्ट आयन है, या क्रोमियम आयन है। अब इन सब में से पैरामैग्नेटिक है कौन सा है जो हाईली पैरामैग्नेटिक है? विच इज़ ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट है, Fe+3। तो पैरामैग्नेटिक हमारे पास कौन से होते हैं? पैरामैग्नेटिक वो सब्सटेंस होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करते हैं। मीन्स के दोज सब्सटेंसेज या दोज आप मटेरियल कह सकते हैं दैट आर अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, उनको पैरामैग्नेट कहते हैं। और उसमें अगर आप इनको देखेंगे तो किस तरह से जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा होती है वो हम कह सकते हैं कि हाईली पैरामैग्नेटिक है। ये ट्रांजिशन मेटल की सीरीज़ आप देखें, इसमें हमारे पास वेनेडियम की में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की तादाद 2 है, क्रोमियम की 3 है, और Fe+2 फेरस की अगर आप देखेंगे तो फेरस की इसमें 4 है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और फेरिक की आप देखेंगे तो फेरिक में इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 5 है, कोबाल्ट में 3 है, और क्रोमियम जो पूछा गया है क्रोमियम में इसमें +3 वाले में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 3 हैं। मींस के इन चारों में से जो मैक्सिमम नंबर है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का वो है Fe+3 या फेरिक में। तो इसलिए करेक्ट आंसर हमारे पास है फेरिक, विच इज़ ऑप्शन बी। अब किस तरह से ये हम इसको मालूम करेंगे कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से हैं, कितने हैं, इसके लिए मेरा लेक्चर है, मैं इसका डिस्क्रिप्शन दे दूँगी तो आप उसमें मालूम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है इफ़ द केल्विन टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस इज़ इंक्रीज टू डबल एंड प्रेशर इज़ रिड्यूस टू 1/2 द वॉल्यूम ऑफ द गैस। ऑप्शन ए है विल रिमेन द सेम, बी है विल बी डबल, सी है विल बी रिड्यूस टू हाफ, डी है विल बी 4 टाइम्स। अब ये हमारे पास रिलेशनशिप है कि इफ़ वी इंक्रीज़ द टेम्परेचर वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगा, और इस तरह से वॉल्यूम एंड टेम्परेचर आर द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमें पता है, और प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो इस हिसाब से हमारे पास करेक्ट आंसर है डी, विल बी 4 टाइम्स। एक्सप्लेनेशन में आप चेक कर सकते हैं कि इफ़ वी डबल द टेम्परेचर, आपने टेम्परेचर को डबल किया तो 2V हो जाएगा, प्रेशर को फिर आपने हाफ़ कर लिया तो फिर वॉल्यूम जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उसके, तो 2V हो जाएगा। तो हैंस इस तरह से एक दफ़ा आपने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो वॉल्यूम बढ़ा, फिर एक दफ़ा आपने प्रेशर डिक्रीज़ किया तो फिर भी टेम्परेचर 2V हो जाएगा। तो 2V + 2V हमारे पास 4V आ जाएगा। मींस कि हमारे पास वॉल्यूम जो है डबल हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है the atom other than carbon in the heterocyclic compound is called as। ऑप्शन ए हेट्रोएटम, बी है हेट्रोआयन, सी है हेट्रोमोलिक्यूल, डी है हेट्रो एलिमेंट। तो अब इसमें पूछा गया है कि अगर हमारे पास एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लिक का मतलब होता है जो साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर में हो, हेट्रो का मतलब है कि अगर डिफरेंट हो, और तो कार्बन के अलावा अगर कोई उसमें एलिमेंट मौजूद है तो उस एटम को हम क्या कहेंगे? तो इसमें हमारे पास करेक्ट आंसर होगा हेट्रोएटम। हेट्रोएटम में हम कह सकते हैं कि हमारे पास कार्बन में हमारे पास होते हैं, कार्बन के अलावा ऑक्सीजन भी आ सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, सल्फ़र भी हो सकता है। मींस कि अगर किसी भी रिंग स्ट्रक्चर में कार्बन के अलावा
ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर वगैरह कुछ हो तो उस एटम को हम कहेंगे हेट्रो एटम। क्वेश्चन नंबर 8 है द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल गिव्स 3 प्रोडक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में हमें 3 प्रोडक्ट्स मिलते हैं। अब ये हमारे पास ऑप्शन में देखना है कि कौन सा है, नहीं है इसमें। कोल गैस ऑप्शन ए है, बी है कार्बन डाइऑक्साइड, सी है कोलतार, डी है कोक। तो कोल गैस भी होता है, कोलतार भी होता है, कोक भी होता है। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट, मीन्स के कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल की। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है एल्कीन्स कंबाइन रेडिली विद इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स सच एज हेलोजेंस गिविंग। अब एल्कीन्स जब इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट के साथ जैसे हेलोजन वगैरह के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या मिल सकता है प्रोडक्ट में? हेलो एल्कीन्स मिलेंगे, या जेम डाइहेलाइड्स मिलेंगे, या विसिनॉल डाइहेलाइड्स मिलेंगे, या विनाइल हेलाइड्स मिलेंगे। सो प्रोडक्ट हमारे पास जो आएगा, करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास, आंसर है सी, विसिनॉल डाइहेलाइड्स। अब विसिनॉल डाइहेलाइड्स क्या होता है और जेम डाइहेलाइड्स, इसमें आपको पता है कि जेम डाइहेलाइड्स वो होते हैं कि 2 हेलोजन एटम्स आर बॉन्डेड टू द सेम कार्बन एटम, के कार्बन के साथ जो है सेम कार्बन एटम के ऊपर ही अगर 2 हेलोजेंस के जैसे ब्रोमीन ब्रोमीन एक ही कार्बन के ऊपर हैं तो इस तरह के हम कंपाउंड को कहेंगे जेमिनॉल डाइहेलाइड। और विसिनॉल डाइहेलाइड कौन सा होता है? जिस एडजेसेंट कार्बन के ऊपर अगर 2 हेलोजन एटम्स मौजूद हों तो उसको कहा जाता है विसिनॉल डाइहेलाइड। तो यहाँ पर अगर हेलोजन अगर रिएक्ट करता है एल्कीन्स के साथ तो प्रोडक्ट हमारा जो मिलेगा वो होगा विसिनॉल डाइहेलाइड। क्वेश्चन नंबर 10 है C18, कार्बन का नंबर 18 हो एंड ऑनवर्ड्स हाइड्रोकार्बन्स आर नॉर्मली गैसेस में होते हैं, लिक्विड्स में होते हैं, सॉलिड्स में होते हैं, या प्लाज्मा में। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है सॉलिड्स के। जैसे जैसे कार्बन का नंबर बढ़ता जाएगा और उसके स्ट्रक्चर में चेंज आती जाएगी, जो सॉलिड्स बनते जाएंगे, या पैराफिन वैक्स आप कह लें। क्वेश्चन नंबर 11 है विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, अब सबसे पहले आपके पास है, इसमें ऑप्शन है ए है हेलोजेंस, बी है एल्काइल ग्रुप, सी है फिनाइल ग्रुप, डी है कीटो ग्रुप। तो यहाँ पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है डी, विच इज़ कौन सा है? कीटो ग्रुप। इसलिए कि अगर हम मेटा डायरेक्टिंग की बात करेंगे तो मेटा डायरेक्टिंग हमारे पास वो होते हैं जो कार्बन थर्ड रिंग स्ट्रक्चर में आप देखेंगे जो थर्ड कार्बन होता है उसके ऊपर अगर ग्रुप लगा हो जो कीटो ग्रुप है तो वो हमारा कहलाएगा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। वेयर इज़ अगर हम एल्काइल की और इनकी फिनाइल ग्रुप और हेलोजेंस की बात करेंगे तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, और कीटो ग्रुप जो है हमारे पास हेलोजन पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, कीटो ग्रुप हमारे पास मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। सो डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास मेथनॉल एंड एथेनॉल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय। ए है आयोडोफॉर्म टेस्ट, डी है डाइक्रोमेट इन एसिडिफाइड ऑक्सीडेशन टेस्ट कह लें आप, सी है ल्यूकास टेस्ट, डी है फ्लेम टेस्ट। इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आएगा ए के आयोडोफॉर्म टेस्ट। के मेथनॉल और एथेनॉल जो होते हैं वो डिस्टिंग्विश अगर हम करें या उनमें फ़र्क अगर हम मालूम करना चाहें तो आयोडोफॉर्म टेस्ट जो है उसके थ्रू हम कर सकते हैं कि एथेनॉल जो है वो उसकी येलो क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन होगी, वेरेज मेथनॉल जो है वो कोई इसमें टेस्ट नहीं देता। बाकी जो दूसरे 3 टेस्ट हैं वो उनकी कैटेगरीज में मालूम करेंगे मगर इसमें डिस्टिंग्विश टेस्ट में नहीं आते। सो करेक्ट आंसर है हमारे पास ए। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे पूछ रहे हैं कि द नेट हीट चेंज इन केमिकल रिएक्शन इज सेम whether it is brought about 2 or more different ways in one or several steps. It is known as ऑप्शन ए है जूल्स लॉ, बी है हैसेस लॉ, सी है हेनरीज लॉ, डी है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इसमें करेक्ट आंसर है हमारे पास हैसेस लॉ, बी ऑप्शन, कि अगर हमारे पास जो नेट चेंज आएगी हीट में तो वो हमारे पास रिएक्शन एक स्टेप में हो या सेवरल स्टेप में,
तो वो हीट चेंज सेम ही रहेगी, विच इज़ लॉ है कौन सा, हेसिस लॉ, जो थर्मोडायनेमिक्स में आपने पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 14 है कॉन्जुगेटेड एसिड ऑफ अमोनिया इज़। कौन से हमारे पास के आंसर हैं। ऑप्शन ए है अमोनियम आयन, बी है NH2 और सी है NH2 और डी है NH। तो इसमें हमें करेक्ट आंसर है अमोनियम आयन, इसलिए कि कॉन्जुगेटेड एसिड कौन सा होता है, मींस के कॉन्जुगेटेड एसिड उस वक्त बनता है जब बेस जो है वो एक्सेप्ट करेगा प्रोटॉन को। तो इसी हिसाब से हमारे पास अगर अमोनियम है तो वो अगर प्रोटॉन को एसिड अगर एक्सेप्ट करता है तो वो हमारे पास हो जाएगा NH4 में। इसी तरह से बेस हमारे पास अमोनियम है और उसका कॉन्जुगेटेड एसिड है अमोनियम आयन। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज़ इनहिबिटेड बाय, किससे वो रुकती है, 2% मेथनॉल से, एथेनॉल से, या ग्लाइसरीन से, बी ऑप्शन है, सी है मैंगनीज डाइऑक्साइड से, या डी है वेनेडियम पेंटॉक्साइड से। सो करेक्ट आंसर है हमारे पास ग्लिसरीन, कि ये इनहिबिट करता है और ये नेगेटिव कॉम्प्लेक्स भी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है आयोनिक रिएक्शंस आर क्लासिफाइड इनटू। आयोनिक रिएक्शंस ए है स्लो रिएक्शंस, बी है मॉडरेट रिएक्शंस, डी सी है फास्ट रिएक्शंस, डी है रिवर्सिबल रिएक्शंस। आयनिक रिएक्शंस जो हमारे पास होते हैं ये इसलिए कि फ्री आयन से बनते हैं और आयनिक कंपाउंड्स रेडीली अपार्ट हो जाते हैं, तो ये फास्ट रिएक्शंस होते हैं। इसीलिए हमारे पास ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है सी, विच इज़ द फास्ट रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 17 है हीट ट्रांसफ़र कैन नॉट बी फीजिबल अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ ए है ओपन सिस्टम, बी है क्लोज सिस्टम, सी है आइसोलेटेड सिस्टम, डी है थर्मोपर्मिएबल सिस्टम। अब हीट जो है ये थर्मोडायनेमिक्स में से है क्वेश्चन। अब हीट ट्रांसफ़र जो है वो किस में फीजिबल नहीं होती कि बाउंड्री को क्रॉस करे। इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है सी, विच इज़ द आइसोलेटेड सिस्टम। इसलिए कि आइसोलेटेड सिस्टम बिल्कुल आइसोलेटेड होता है जिसमें हीट जो है वो ट्रांसफ़र नहीं होती है, न मैटर न हीट ट्रांसफ़र होगा। और इसके लिए आप इसका बेहतरीन एग्जांपल है कि थर्मोफ्लास्क ले लें। अगर आप उसमें चाय रखेंगे तो वो आपके कितने घंटों के लिए गर्म भी रहेगी, न उसकी गरमाइश ख़त्म होती है, नहीं वो खुद मेटर उसमें चेंज होता है। या आप ठंडा पानी डालेंगे तो वो ठंडा ही रहता है। मीन्स के दीज टू आर द एग्जांपल्स ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम। फिर क्वेश्चन नंबर 18 है विच स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। 4 स्टेटमेंट्स गिवन हैं। ए है फॉर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस डेल एच इज इक्वल्स टू डेल ई प्लस पी डेल वी। बी है फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस डेल ई इज इक्वल्स टू क्यू। सी है फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस डेल एच इज ग्रेटर देन ज़ीरो। और फॉर हेसिस लॉ डी हमारे पास फॉर हेसिस लॉ है। तो इसमें हमारे पास करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मींस कि ये स्टेटमेंट जो है ये इनकरेक्ट है। डेल एच इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो एक्सोथर्मिक लिए रिएक्शंस के लिए, इसलिए कि जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है तो डेल एच हमारे पास लेस देन ज़ीरो होता है, और ये एंडोथर्मिक रिएक्शंस में ही करेक्ट होता है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 में है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस एट एनोड इज़ कॉल्ड। अब इलेक्ट्रोलाइसिस में एनोड पे कौन सा रिएक्शन होता है। ए है हमारे पास ऑक्सीडेशन, बी है रिडक्शन, सी है हाइड्रोलाइसिस, और डी है साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑक्सीडेशन का, इसलिए कि एनोड में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डिस्चार्ज होते हैं एनोड पर, इसीलिए ऑक्सीडेशन उसमें मौजूद होती है, प्रोसेस होती है। क्वेश्चन नंबर 20 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट रिलेट टू द नेफ्थलीन एंड एंथ्रासीन। अब कौन सी जो है रिलेशन इसमें स्टेटमेंट सही नहीं है। ए है दीज आर एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, बी है दीज आर एरोमेटिक कंपाउंड्स, सी है दीज में कंटेन
more than one benzene ring systems. D है naphthalene contains 2 benzene rings while anthracene contains 3 benzene rings. करेक्ट आंसर है हमारे पास दीज आर एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, इसलिए कि नेफ्थलीन और एंथ्रासीन की फिगर देखें आप. नेफ्थलीन में हमारे पास 2 फ्यूज़ बेंजीन रिंग्स हैं और एंथ्रासीन में 3 फ्यूज़ बेंजीन रिंग्स हैं. तो ये तो इसमें ऑप्शन डी नहीं आ सकता. फिर सी में हमारे पास है दीज में कंटेन मोर देन, ये भी बेंजीन रिंग्स मौजूद हैं. एरोमेटिक कंपाउंड्स भी ये मौजूद हैं, मगर एलिसाइक्लिक की बात करेंगे तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स ये नहीं हैं, इसलिए कि एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स में सिंगल बॉन्ड होता है और उसमें एरोमेटिक कैरेक्टर नहीं होता. सो करेक्ट आंसर हमारे पास है दीज आर एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स. क्वेश्चन नंबर 21 है इन विच ऑफ दीज प्रोसेसेस आर स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मेड इनटू मैक्रो मॉलिक्यूल्स. ए है ऑप्शन द क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम फ्रैक्शंस, बी है द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल, सी है द पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन, डी है द हाइड्रोलाइसिस ऑफ प्रोटीन्स. तो इसमें करेक्ट आंसर है हमारे पास सी द पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन. इसी के पॉलीमराइजेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें स्मॉल मॉलिक्यूल्स जब ज्वाइन टुगेदर होते हैं तो एक मैक्रो मॉलिक्यूल बनता है. तो पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन इज़ द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 22 है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज़ नॉट प्रेजेंट इन ऑल प्रोटीन्स. ऑप्शन ए है कार्बन, बी है हाइड्रोजन, सी है नाइट्रोजन, डी है सल्फ़र. अब कार्बन और अब इसमें करेक्ट आंसर है हमारे पास सल्फ़र, डी. इसलिए कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन जो हैं ये अमाइनो एसिड्स में जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं प्रोटीन्स के उसमें सब में मौजूद होते हैं, सल्फ़र नहीं होता. तो डी इज़ द सल्फ़र करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 23 हमें है कि पूछता है कि विच कंपाउंड शोज मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर. ऑप्शन ए है मेथनॉल, ऑप्शन बी है इथेनॉल, ऑप्शन सी है हमारे पास से डायमिथाइल ईथर और ऑप्शन डी हमसे पूछ रहा है फिनोल है. तो इसमें हमारे पास करेक्ट आंसर है ए कि मेथनॉल है इसमें, इसलिए कि मेथनॉल जो स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल होता है इन सब में से और ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन इसका ज़्यादा होता है, इसीलिए ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 24 द कार्बन एटम इन कार्बोनाइल ग्रुप. कार्बोनाइल ग्रुप में जो कार्बन एटम है उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है. ऑप्शन ए है sp हाइब्रिडाइज्ड है, बी है sp2 हाइब्रिडाइज्ड, सी है sp3 हाइब्रिडाइज्ड, डी है नन ऑफ द अबव. तो इसमें हमारे पास करेक्ट आंसर है बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड. आप फिगर में देखें बॉन्डिंग इन कार्बोनाइल ग्रुप में इसमें कार्बन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है. sp2 और 2p के बिटवीन जो ओवरलैप बनती है बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है, 2p के साइडवेज ये ओवरलैप होती है वो पाई बॉन्ड है. इस तरह से इनकी हाइब्रिडाइजेशन जो बनती है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है. सो करेक्ट आंसर इज़ द बी. क्वेश्चन नंबर 25 में हमसे पूछा जा रहा है कि कैनिज़ारो रिएक्शन इज़ नॉट गिवन बाय. ए है फॉर्मेल्डिहाइड, बी है एसिटल्डिहाइड, सी है बेंजल्डिहाइड, डी है ट्राइमिथाइल एसिटल्डिहाइड. इसमें हमारे पास इन सब में से पूछा जा रहा है कि किस में कैनिज़ारो रिएक्शन नहीं होता. तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट एसिटल्डिहाइड, क्योंकि एसिटल्डिहाइड का आप देखें स्ट्रक्चर कैनिज़ारो रिएक्शन में सबसे पहले क्या होता है. कैनिज़ारो रिएक्शन में होता है कि एल्डिहाइड जो है वो किसी स्ट्रॉन्ग एल्कली जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लें, उससे अगर रिएक्शन ये होता है तो 2 हिस्सों में स्प्लिट अप हो जाता है मॉलिक्यूल. एक हमारे पास अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड भी होती है. मगर ये सूरत में सब कुछ होता है जब अल्फ़ा हाइड्रोजन मौजूद ना हो. तो फॉर्मेल्डिहाइड में अल्फ़ा हाइड्रोजन मौजूद है, एसिटल्डिहाइड में मौजूद नहीं है, जबकि बेंजल्डिहाइड और ट्राइमिथाइल एसिटल्डिहाइड में अल्फ़ा हाइड्रोजन मौजूद है. अल्फ़ा हाइड्रोजन कौन सी होती है कि मेन जो फंक्शनल ग्रुप है जिसे कार्बोनाइल ग्रुप है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन लिंक के डबल बॉन्ड के साथ, दिस इज़ द कार्बोनाइल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप है. इसके साथ देखें आप दूसरे कार्बन के साथ जो अल्फ़ा कार्बन है उसके साथ 3 हाइड्रोजन मौजूद है, मींस के एसिटल्डिहाइड में 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन मौजूद हैं.
जबकि बाकी 3 ऑप्शंस में नहीं है। इसका मतलब है करेक्ट आंसर हमारे पास है एसिटाल्डिहाइड, बिकॉज कंडीशन यहाँ पर ये है कैनिज़ारो रिएक्शन में कि उसमें होगी जिसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन मौजूद, उसमें नहीं होगी जिसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन मौजूद हो। क्वेश्चन नंबर 26 है द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इज इन मीथेन इज, ऑप्शन ए है sp3, बी है sp2, सी है sp और डी है dsp2। सो मीथेन की हाइब्रिडाइजेशन हमने की हुई है, वो है sp3। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 है ईथर्स शो फिनोमेना ऑफ, किसका बन दिखाते हैं कि ए है पोजीशन आइसोमेरिज्म, बी है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, सी है मेटामेरिज्म, डी है सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। तो ईथर्स में कौन सी आइसोमेरिज्म होती है? तो करेक्ट आंसर है हमारे पास सी, कि ईथर्स में मेटामेरिज्म होती है। मेटामेरिज्म क्या होता है कि जब ईथर्स का फॉर्मूला देखेंगे ROR मींस के ऑक्सीजन के दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप्स अटैच हैं, मगर उनकी डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है एल्काइल ग्रुप की वो अनइवन कहीं या डिफरेंट अरेंजमेंट होती है, तो इसलिए इसमें ज़्यादा चांसेस मौजूद हैं कि मेटामेरिज्म के, इसी वजह से करेक्ट आंसर है मेटामेरिज्म। क्वेश्चन नंबर 28, in sodium chloride each sodium ion is surrounded by chloride ions in the numbers, ऑप्शन ए है 4, बी है 3, सी है 6, डी है 7। तो इसमें हमारे पास करेक्ट आंसर है सी, मींस के सोडियम क्लोराइड के सोडियम जो है वो सराउंडेड होता है, उसके क्रिस्टल लैटिस में सोडियम जो है वो सराउंडेड होता है बाय द 6 क्लोराइड आयंस। इसी तरह से आप अगर क्लोराइड का देखेंगे तो वो भी सराउंडेड है बाय 6 सोडियम आयंस, मींस के दिस शोज कि हाउ दीज आयंस आर अरेंज्ड इन द क्रिस्टल लैटिस। ये बात ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर क्रिस्टल लैटिस का पूछा गया है कि किस तरह से उनकी अरेंजमेंट होती है सोडियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर में। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है कि ईच यूनिट सेल ऑफ सोडियम क्लोराइड कंसिस्ट ऑफ, ए है 8 सोडियम आयंस एंड 8 क्लोराइड आयंस, बी है 4 सोडियम आयंस एंड 4 क्लोराइड आयंस, सी है 2 सोडियम आयंस एंड 2 क्लोराइड आयंस, डी है 4 सोडियम आयंस एंड 6 क्लोराइड आयंस। अब ये क्वेश्चन आप देखें, क्वेश्चन नंबर 28 और 29 में फ़र्क है, वहाँ पर क्रिस्टल लैटिस का पूछा गया था, यहाँ पर हमें जो है यूनिट सेल का पूछा गया है। तो इसमें हमारे पास ये है कि ऑल्टरनेटिव यूनिट सेल में इसकी सोडियम क्लोराइड की कंपोजिशन क्या होती है, कितने उसमें सोडियम क्लोराइड के कंसिस्ट करते हैं। तो इसमें हमारे पास आप ये देखें क्रिस्टल लैटिस का पूरा बताया हुआ है कि किस तरह से हमारे पास सॉलिड्स होते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में एटम्स, उसके कौन कौन से एटम्स आयंस और मॉलिक्यूल से बनता है। अब यूनिट सेल में हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन आंसर है वो है 4 सोडियम आयंस एंड 4 क्लोराइड आयंस, कि यहाँ पर यूनिट सेल स्ट्रक्चर पूछा गया है। पिछला जो हमने क्वेश्चन नंबर 28 किया था उसमें क्रिस्टल लैटिस का पूछा गया था, तो यहाँ पर हमारे पास करेक्ट आंसर है कि यूनिट सेल में 4 सोडियम आयंस होते हैं और 4 क्लोराइड आयंस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है विच ऑफ द फॉलोइंग possesses weakest लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, ऑप्शन है क्लोराइड, बी है फ्लोराइड, सी है ब्रोमाइड एंड डी है आयोडाइड। सो इनमें से हमारे पास करेक्ट आंसर है फ्लोराइड, इसलिए कि लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस जो हैं उनको हम वंडरवाल फोर्सेस भी कहते हैं और बहुत वीक इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं। और उसके लिए ज़रूरी उसमें क्या होता है कि अगर मॉलिक्यूल जो है लार्जर हो तो स्ट्रॉन्गर डिस्पर्शन फोर्सेस होते हैं। वेरेज अगर हम देखें तो इसकी आप देखें फ्लोराइड जो है इज़ लेस देन द क्लोराइड, क्लोराइड इज़ लेस देन द मॉलिक्यूल, उसका साइज़ जो है मॉलिक्यूलर साइज़ ब्रोमाइड से है, ब्रोमाइड की कम है आयोडीन की, तो आयोडीन मॉलिक्यूल की। तो सबसे जो स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल है हमारे पास फ्लोराइड है, फ्लोरीन का मॉलिक्यूल है। तो इस हिसाब से जो स्ट्रॉन्ग जो वीकेस्ट लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस होते हैं वो फ्लोरीन में होते हैं। तो इस तरह से हमारे ये 30 क्वेश्चंस हो गए। होपफुली आपको समझ में आया होगा। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।